नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे संभल के बवाल पर सड़क से संसद तक छिड़े सियासी दंगल की। कांग्रेस और एसपी के सियासी पर्यटन पर पुलिस प्रशासन की नो एंट्री की। साथ ही बात करेंगे मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान की। इस बार उन्होंने कोर्ट के फैसले को ही गैर कानूनी बता दिया है, जिस पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोल दिया। और इसके बाद बात करेंगे कॉलेज की जमीन पर वक्फ के दावे वाली वायरल चिट्ठी के बाद यूपी कॉलेज में छात्रों के हंगामे की। बात करेंगे अब बदायूं में खड़े हुए सवाल की, जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव मंदिर। और बात अयोध्या की भी होगी, जो विकास के नए पंखों के साथ जीएसटी ग्रोथ में पहुंच चुकी है नंबर 1 पर। देखते हैं सभी खबरें विस्तार के साथ। संभल में हुए बवाल पर सियासी दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार संभल कांड पर बीजेपी पर हमलावर है। संभल में हुए बवाल के बाद से सियासी तनातनी सड़क के संसद तक पहुंच चुकी है। आज संसद में लोकसभा में अखिलेश यादव और राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने संभल हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस डेलीगेशन के साथ कल संभल जाने का ऐलान किया है। इससे पहले भी कांग्रेस और एसपी का डेलीगेशन संभल जाना चाहता था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। विपक्षी नेताओं के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। बाहरी लोगों को 10 दिसंबर तक संभल नहीं जाने की एक बार फिर से अपील की गई है। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। संभल हिंसा की सियासी लड़ाई अब संसद तक पहुंच गई है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया, तो वहीं राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने मोर्चा खोला। दोनों नेताओं ने संभल हिंसा के लिए सरकार और बीजेपी को दोषी ठहराया है। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर गोली चलाने की बात कही, तो वहीं रामगोपाल यादव ने कहा कि संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। और एसडीएम ने वहां जो टैंक था पानी का वो खोल दिया, पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं, जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। विपक्ष के संभल जाने पर अड़े होने को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान आया है। दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर नाटक करने का आरोप लगाया है। एक दिन के बाद एक भी घटना नहीं घटी है, लेकिन जाएंगे, टेलीविजन पे आएगा। फिर अगर सपा गई है तो हम क्यों नहीं जाएंगे, कांग्रेस जाएगी, टेलीविजन पे आएगा, फिर धमकी देंगे। अरे जब बताया गया कि 10 तारीख तक वहां धारा 144 लगी हुई है, 5 लोगों से ऊपर के एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, आप जान के अशांत करना चाहते हैं, शांत पड़े संभल को। संभल तो संभल गया, विपक्ष नहीं संभल रहा है। 24 नवंबर को संभल में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। दंगाइयों और पुलिस के बीच हुई हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। प्रशासन अभी भी संभल कांड में साजिश के सूत्रधारों को तलाशने में जुटा है। वहीं नेताओं के लिए संभल में अलग अलग संभावनाएं तलाशने के मौके बन गए हैं। संभल में जो जिस तरह कल हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता और प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, अन्य नेताओं को रोका गया, हम शांति बहाली के लिए जा रहे हैं, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। ये भाजपा की लगाई हुई आग है हर मुद्दों से ध्यान भटकाने। ये नया ट्रेंड चला है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर मजार के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। ये आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं?
कांग्रेस ने ऐलान किया है कि कल राहुल गांधी की अगुवाई में डेलीगेशन संभल जाएगा। कल भी कांग्रेस के डेलीगेशन को लखनऊ में रोका गया था। ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर विपक्ष के नेताओं से संभल न आने की अपील की है। इसलिए सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिलहाल अभी संभल ना आवे, ताकि हमें पूरी तरह से शांति बहाली मतलब पूरी तरह से सामान्य करने में संभल को आसानी हो। और जिम्मेदार लोग हैं, इसमें हमारी इस बात को समझेंगे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। और इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है माननीय नेता विपक्ष से भी, प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी अपना प्लान जो भी है वो कैंसिल कर दें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संभल कांड को लेकर प्रदर्शन हुआ। एएमयू से जुड़े छात्र इस घटना को बाबरी से जोड़कर देख रहे हैं और एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया है उन्हीं सरकारी अफसरों के द्वारा, जो पूरा साजिश के तहत था, प्री प्लान था। वो लोग अपने घरों को, अपनी दुकानों से, अपनी रेडियो से, अपनी मजदूरी से अपने घरों को लौट रहे थे। उनकी माएँ इंतजार कर रही थी, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि किस तरीके की गंदगी वाला प्लान बन चुका है। विपक्ष के तमाम नेता सियासी पर्यटन के लिए संभल जाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज में मजार और वक्फ बोर्ड की वारा चिट्ठी के बाद से हंगामा जारी है। कॉलेज कैंपस में स्थित मजार पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कई छात्र अड़ गए। पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से दोनों के बीच झड़प हुई है। छात्रों ने ज्ञापन में कहा है कि ये कॉलेज परिसर है, न कि कोई मस्जिद, इसलिए नमाज पढ़ने आ रहे लोगों पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन नमाजियों की संख्या कम नहीं हुई। वक्फ बोर्ड का नोटिस वायरल होने के बाद से मामला गरमाया हुआ है। देखिए हमारी रिपोर्ट। वाराणसी में 115 साल पुराने यूपी कॉलेज में मजार पर अचानक भीड़ बढ़ने का मामला तूल पकड़ने लगा है। छात्रों का एक गुट मजार पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जाने लगा तो विवाद शुरू हो गया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद छात्रों ने यूपी कॉलेज के गेट पर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। यूपी कॉलेज में वक्फ बोर्ड के नोटिस के बाद हुए तनाव के लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है और आज भी बड़ी संख्या में छात्र यहां पर पहुंचे और उन्होंने वक्फ के जिस नोटिस के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हुआ था। इसमें वक्फ बोर्ड ने यूपी कॉलेज को वक्फ की जमीन पर बना होने का दावा किया। नोटिस यूपी वक्फ बोर्ड ने 2018 में कॉलेज प्रशासन को भेजा था, जिसका जवाब उनको दिया जा चुका है। सोशल मीडिया पर फिर से मुद्दा गरमाने के बाद यूपी कॉलेज परिसर में मौजूद मजार पर अचानक नमाज पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई। छात्र जो है सुबह से ही प्रशासन के लोग आज यहाँ पे सक्रिय थे। उनको कोई इनपुट रहा होगा प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को रहा, जो भी इनपुट था उसके आधार पे वो सुबह 7 बजे से ही प्रशासन यहाँ पे सक्रिय था। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, सिक्योरिटी इंचार्ज और हमारे प्रैक्टोरियल बोर्ड ने बताया कि जो है कुछ छात्र जो है वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे। तो छात्र जो है आए और उन्होंने हनुमान चालीसा वहाँ पे पढ़ा और जो है ये जो है प्रतिक्रिया जो है ये शुक्रवार के दिन ज़्यादा संख्या में नमाजियों के आने की एक प्रतिक्रिया के स्वरूप छात्र कल कुछ आए थे मेरे पास, कह रहे थे कि ऐसा। तो हमने कहा कि जो भी एप्लीकेशन है हम पुलिस को फॉरवर्ड कर देंगे। वरुणा जोन के डीसीपी ने बताया कि कॉलेज प्राचार्य ने शिकायत की थी कि कई पालियों में परीक्षाएं चल रही हैं और शांति व्यवस्था की जरूरत है, इसलिए पुलिस यूपी कॉलेज पहुंची थी। यूपी कॉलेज में कई छात्रों के एग्जाम चल रहे हैं। यहाँ के प्रबंधन से जो है पुलिस से रिक्वेस्ट की गई थी कि कुछ बाहरी जो है बच्चे यहाँ पे आके कई बार डिस्टर्ब करते हैं एग्ज़ाम में, जिससे ढंग से संचालन हो नहीं पाता है, बच्चों को दिक्कत आती है। उसी के संबंध में ये जो है पुलिस फोर्स लगाई गई है और पुलिस के अलावा जो प्रबंधन के जो अधिकारी हैं कुछ वो लगे हुए हैं। सिर्फ जो यहाँ के रहने वाले छात्र हैं, छात्रावास में जो रहते हैं, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे हैं या वे छात्र जिनका यहाँ पे एग्ज़ाम है, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे एंट्री दी जा रही है। कोई भी भारी व्यक्ति की एंट्री रोक दी गई है। छात्रों का एक गुट कॉलेज में बनी मजार पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इससे पहले सोमवार को छात्रों ने कॉलेज कैंपस में वक्फ बोर्ड का पुतला भी फूंका था।
छात्रों का कहना है कि यहाँ पर जब तक कि इस वक्फ बोर्ड के नोटिस के बाद जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो जाती, किसकी ज़मीन है, क्या वक्फ बोर्ड का नोटिस बेबुनियाद है, निराधार है, तो फिर यहाँ पर नमाज भी जो होती है उसको भी रोका जाए। और यही तमाम सारी मांगों को लेकर यहाँ पर छात्र शुक्रवार को जुमे की नमाज पर जुटे थे और कल भी जुटे, यानी कि सोमवार को भी जुटे। और उसके बाद आज मंगलवार को छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि हनुमान चालीसा के बीच पाठ के दौरान ही बड़ी संख्या में फोर्स आ गई। छात्रों और पुलिस फोर्स के बीच में कुछ नोकझोंक भी हुई, लेकिन फिलहाल अब यहाँ से छात्र चले गए हैं और अब फिलहाल यहाँ पर फोर्स तैनात है। कम से कम पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। संभल की शाही जामा मस्जिद के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा क्या है। हिंदू पक्ष ने नीलकंठ महादेव मंदिर बताया, आज भी मूर्तियों के मौजूद होने का दावा किया गया है। पुराने खंभे और सुरंग होने का दावा किया गया है। परिसर में पुराना तालाब होने का दावा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में यहाँ पर मंदिर था। 1875 से 1978 तक के जो गजट में प्रमाण हैं, पुरातत्व विभाग ने इसे राष्ट्रीय धरोहर बताया है। बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में सिविल कोर्ट में आज बहस पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तक टल गई। वादी मुकेश पटेल ने जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका साल 2022 में दायर की थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला विचाराधीन है। वाद चलने लायक है या नहीं, इस पर सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। कोर्ट में सबसे पहले जो प्रतिवादी संख्या एक इंतजामिया कमेटी है, उसकी ओर से अनवर आलम एडवोकेट के द्वारा अपना पक्ष रखना शुरू किया गया और उसमें केवल बात पत्र के जो हमारे तथ्य थे उनको पढ़ा गया। क्योंकि आज उन्होंने बहुत थोड़ी बहस करने के बाद कोर्ट से समय लेना चाहा, तो उस समय थोड़ी देर लेने जब उन्होंने मांगा तो कोर्ट का कहना यह था कि इस तरीके से बार बार डेटें नहीं दी जाएंगी। 10 तारीख नियत की और 10:30 बजे उन्होंने पक्षों को उपस्थित होने को कहा। आज बहस ये हुई कि जो इन्होंने मुकदमा दायर करा है, इन्हें मुकदमा दायर करने का कोई हक नहीं है और इन्होंने खुद जो है हमें जो पार्टी बनाया उसमें लिखा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसकी तरफ से कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता। ना कोई जैसे डेड पर्सन की तरफ से कोई प्रतिनिधि के रूप में मुकदमा दायर नहीं कर सकता, ऐसे ही अगर लीगल पर्सन है अगर हो भी तो डेड लीगल पर्सन के हिसाब से मुकदमा नहीं दायर हो सकता। उत्तर प्रदेश में कारोबारी विकास की रफ्तार में छोटे जिलों ने ग्रोथ के मामले में बड़े शहरों को काफी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 2 साल में अयोध्या में व्यापार की रफ्तार दोगुनी हुई है, इसलिए जीएसटी कलेक्शन भी लगभग दोगुना हो गया है। दूसरे नंबर पर इटावा, तीसरे नंबर पर मुरादाबाद, चौथे नंबर पर मेरठ, 5वें पर लखनऊ, द्वितीय और छठे पर गोरखपुर जोन ने स्थान प्राप्त किया है। ग्रोथ के लिहाज से गाजियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर जैसे शहर काफी पीछे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर और प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया विकास की वजह से वहां पर कारोबार में अप्रत्याशित उछाल आया है। देश विदेश से दर्शनार्थियों की भीड़ ने पूरे मंडल का व्यवसायिक भूगोल ही बदल कर रख दिया और इसी का नतीजा है कि 4 साल पहले तक सोनी अयोध्या कारोबार का सबसे बड़ा गढ़ बनकर उभरी है। जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ के लिहाज से अयोध्या उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। 2 साल पहले की तुलना में जीएसटी संग्रह लगभग 100% और पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 35% बढ़ा है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। रामनगरी में हो रहे विकास के कामों और दूसरे निर्माण के चलते जीएसटी कलेक्शन में अयोध्या यूपी में नंबर 1 हो गया है। सकल सुमंगल होए जब राम भय युवराज। भगवान राम की नगरी में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में उछाल हुई है। भगवान राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अब अयोध्या जीएसटी ग्रोथ पर नंबर 1 पर पहुंच गया है। अयोध्या में कुछ समय से श्री राम मंदिर का निर्माण, तमाम सड़क, बिजली, विभिन्न पथ, एयरपोर्ट आदि का निर्माण चल रहा है। इसके कारण राज्य वस्तु एवं सेवा कर के साथ ही टीडीएस भी खूब जमा हुए हैं। यही वजह है कि अयोध्या जोन पर पिछले साल की तुलना में दिसंबर महीने में 58.1% की कर वृद्धि की है। अयोध्या इस समय तीर्थाटन के तौर पे और अयोध्या में लोगों के आवागमन के तौर पे पूरी दुनिया के सामने एक अवसरों का महानगर बन के उभरा है।
और सभी लोगों के अंदर यह आकांक्षा रहती है कि अयोध्या आएँ और यहाँ का दर्शन करें, रामलला की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिस तरह से अयोध्या में लोग आ रहे हैं, जिस तरह से वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है कि हम जीएसटी संग्रह में भी आगे जा रहे हैं, यहाँ पे तीर्थयात्रियों की आने वाली संख्या के दृष्टिकोण से भी आगे जा रहे हैं। अयोध्या अपने आध्यात्मिक वैभव की ओर बढ़ रही है। अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अयोध्या में व्यापार के मौके बढ़े हैं। देश और दुनिया के लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रति व्यक्ति की आय में भी इजाफा हुआ है। अयोध्या जीएसटी ग्रोथ पर पहले नंबर पर पहुंच गया है। जीएसटी कलेक्शन में लगातार इजाफा हो रहा है। 2022 की तुलना में 35.01% की वृद्धि हुई है। अयोध्या में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं। नए नए होटल, मॉल, प्रतिष्ठान खुल रहे हैं। राम मंदिर में रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या पर्यटन का भी बड़ा हब बन गई है। व्यापार बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। अयोध्या आर्थिक तौर पर संपन्न हो रही है। नहीं, इसके जो जब से उद्घाटन हुआ, जब से राम मंदिर हुआ बना है, तब से बहुत बढ़ गया, स्रोत बन रहा है। और जो पब्लिक आ रही है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से डेली आ रहा है। सबका जो पैसा जो पहले से सर पैसा बहुत बढ़ गया है। होटल वगैरह हुआ आपका, और बाईपास में जो होटल बन रहे हैं सबका पैसा सब बढ़ गया। जितने समाज के हैं सब रोजगार बढ़ गया है पहले की सब। भगवान राम के मंदिर के साथ अयोध्या विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो गई है। देश और दुनिया से अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन का हब बन गई है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगती है अयोध्या। अब जो है चौड़ीकरण हो गया और व्यवसाय भी बढ़ गया और भीड़ भी काफ़ी होने लगी, इसलिए बहुत सुंदर लगता है। अयोध्या में जो तीर्थयात्री आते हैं वो भी बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान और सरकारी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बताया गया कि साल दर साल यहाँ जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। इसका मतलब स्वाभाविक रूप से है कि अयोध्या विकसित हो रही है और अयोध्या में व्यापार बढ़ रहा है। और स्वाभाविक भी है, यहाँ ओबेरॉय से लेकर बड़े बड़े संस्थान के होटल खुल रहे हैं, अनेक व्यवसाय हो रहे हैं, तो इसलिए और दर्शनार्थी भी आ रहे हैं, इसलिए व्यापार चल रहा है। तीर्थाटन किसी क्षेत्र को आर्थिक तौर पर कितना समृद्ध बना सकता है, इसकी बानगी अयोध्या है। बुनियादी ढांचे में निवेश करते ही वहां होटल, इंडस्ट्री और सेवा क्षेत्र में कई गुना उछाल आया है। जीएसटी कलेक्शन में अयोध्या कानपुर, लखनऊ से भी आगे निकल गया है। तमाम इंडस्ट्रियां और उद्योगपतियों ने अयोध्या का रुख किया है। शायद यही वजह है कि अयोध्या अब जीएसटी ग्रोथ पर नंबर 1 पर पहुंच चुका है। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। पंजाब से एक शख्स ने बाबा को धमकी दी है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बांग्लादेश जैसा भारत में ना हो सके। ठट्टरी के बड़े हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू करते। साधु संतों की हुंकार। सनातन बोर्ड हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने भारतवर्ष की सुरक्षा चाहते हैं। भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। नहीं सहेंगे अत्याचार। वहाँ के हिंदू बुजदिल हैं, उनको तुरंत वहाँ विरोध करना चाहिए। कट्टरपंथियों का होगा हिसाब। जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम और महाशय राजपाल के बलिदानों के करीब 100 साल बाद कोई साधक, कोई सन्यासी सनातन एकता की मशाल लेकर सड़कों पर उतरा। ये साधक सन्यासी कोई और नहीं, मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इस दौरान ये पद यात्रा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 8 अहम पड़ावों से होकर गुजरी, जिसे समर्थन देने के लिए सनातनियों का हुजूम उमड़ पड़ा। बुंदेलों के मुख से हमने सुनी यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अमर कर दिया इस धरती को, बुंदेलखंड को। लेकिन आज एक बुंदेला, वो बुंदेली थी, लेकिन आज एक बुंदेला निकला है।
बालाजी महाराज उनको ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दें कि पूरे राष्ट्र में हिंदू धर्म की ध्वजा पताका फहराए, ऐसी हमारी कामना है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा को लेकर कई तरह की भ्रांतियां लोगों को रही, लेकिन बाबा की यात्रा ने जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और ऊंच नीच को दूर कर हिंदू एकता का संदेश लोगों को दिया। बाबा बागेश्वर अपनी इस यात्रा से हर सोए हिंदू में, सनातनी में अपने धर्म के प्रति उबाल लाना चाहते थे। पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। और बाबा की यात्रा में भीड़ देखकर ये इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब हर हिंदू की एक ही मांग, भारत बने हिंदू राष्ट्र। फिर कह देते हैं 1 घंटा रोज का तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। अपनी यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं में अलख जगाने के साथ गैर हिंदुओं को चेतावनी भी दी। यूपी पहुंचने के बाद बाबा ने संभल में हुई पत्थरबाजी को लेकर भी साफ किया कि संभल में मंदिर ही है और वहां मंदिर ही बनना चाहिए। वहां पर मंदिर ही है हमें लगता है, तब तो ये लोग घबरा गए हैं, पथराव किया है, मंदिर बनना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने छतरपुर से शुरू की अपनी यात्रा का राजाराम की नगरी ओरछा में समापन किया और यात्रा में अपने साथ चलने वाले हर इंसान का धन्यवाद किया। उनको धन्यवाद दो जिनने गली भर फूल मारे, आओ, और उसको धन्यवाद दो एक ने मोबाइल मारा। एक और धन्यवाद दो, उन्हें कल केला महक के मारे। अजब गजब लोग मिले पूरी यात्रा में, लेकिन धन्यवाद के पात्र वो भी हैं जो सुबह से शाम तक केवल हिंदुओं को जगाने के लिए अपने नौकरी को, काम धाम को छोड़ करके 20-20 किलोमीटर पैदल चलते रहे। एक जोश था, एक जुनून था, हर हाल में हिंदू बचना चाहिए, हिंदू एक होना चाहिए और भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो जोरदार ताली बजा करके उनको भी धन्यवाद दो। वहीं इस यात्रा को समाप्त करते हुए बाबा बागेश्वर ने अपनी अगली यात्रा का भी ऐलान कर दिया। वृंदावन से दिल्ली तक की होगी 2025 में। बाबा बागेश्वर का संदेश साफ है, हर सनातनी को होना होगा तैयार, क्योंकि अब सभी को चाहिए हिंदू राष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।